हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज मैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने आया हूं जो भारत की राजनीति में भूचाल मचा रहा है या मचाने जा रहा है। बहुत तेजी से एक बात समाज में उठने लगी है कि क्या भारत में वर्ण व्यवस्था के आधार पर जिनको शूद्र माना गया था, इसके साथ साथ जो शूद्र से भी नीचे रखे गए थे, अंत्यज, अछूत, यानी जिसको आज आप SC ST कहते हैं, मैं आपसे अब से एक बात के लिए निवेदन करूंगा कि इस शब्द को बहुत व्यापक अर्थों में लीजिएगा और भारत की सभी महिलाओं को भी इसमें शामिल करिएगा। इस नाते नहीं कि सभी महिलाएं शूद्र हैं। शूद्र से तात्पर्य है कि जिनके जीवन को संविधान ने हक दिया है, अधिकार दिया है, आज़ादी दी है और जिनका जीवन मनुस्मृति के मान्यताओं के चलते नारकीय बना हुआ था। मनुस्मृति के मान्यताओं को मनुवाद कहते हैं। तो इस नाते मैंने जो आज की हेडिंग बनाई है, शूद्र मनुवाद के मुहाने तक एक बार फिर कैसे आ गए, इसमें शूद्र शब्द को व्यापक अर्थों में लीजिएगा। ये मेरी गुजारिश है, ये मेरा निवेदन है। दूसरी बात यह है कि हम लोग जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग आदि के बंधन में इस प्रकार बंधे हुए हैं कि हम ये मानते ही नहीं, सोच ही नहीं पाते कि किसी दूसरे जाति का व्यक्ति किसी अन्य जाति के प्रति हो रहे अन्याय पर क्यों बोलेगा। कोई पुरुष महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर क्यों बोलेगा। कोई महिला पुरुषों पर हो रही उन अत्याचारों पर क्यों बोलेगी जो महिलाओं द्वारा होते हैं। कोई हिंदू मुसलमान पर हो रहे अत्याचार पर क्यों बोलेगा। ऐसे ही कोई मुसलमान किसी हिंदू पर हो रहे अत्याचार पर क्यों बोलेगा। ऐसा हम सोचने लगे हैं या हम में से ज़्यादा लोग सोचने लगे हैं। जिस किसी के दिमाग में ऐसी बात आती है, मैं दावे के साथ कह दूं कि वो स्वयं ऐसा ही है। अन्यथा 90% लोग, मैं कम कह रहा हूं, 99.9% मनुष्य अन्याय को देखकर अन्याय कहता है, साहस करे न करे, लड़े न लड़े और न्याय को न्याय कहता है। यह प्राकृतिक भावना रही है। बहुत से लोग अन्याय को अन्याय इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते, उनको गलत तस्वीर दिखा दी जाती है। और बहुत से दूसरे लोग इस नाते नहीं कहते क्योंकि यदि वह ऐसा कह देंगे तो उनके साथ कोई बहुत बड़ा दूसरा नुकसान उनका हो जाएगा, अर्थात जो डरते हैं। तीसरे वे होते हैं जो उस अन्याय का लाभ ले रहे होते हैं। हो रहा है तो होने दो, हमें बड़ी कुर्सी मिली, हम बड़े पद पे बैठे हैं, जाति हमारी, समाज हमारा, लिंग हमारा, धर्म हमारा, देश हमारा कुचल रहा है तो कुचलने दो। और इस समय वर्तमान दौर में इस तरह की मानसिकता वाले नमूने सत्ता के शीर्ष से लगाए नीचे तक हर जगह दिखेंगे, आपको हर जगह दिख जाएंगे। तो इस नाते मैं एक बात और कह रहा हूं कि स्वच्छ मन से, निष्पक्ष मन से सुनिए मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास दलित समाज के, वंचित समाज, शोषित समाज, अछूत समाज, गरीबी में जीवन जी रहे समाज के दर्द पर लिखे गए हैं। और सबसे ज़्यादा उनको पढ़ने वाले लोग वो हैं जो पढ़ने लिखने में सबसे ज़्यादा थे। आज बड़ा अफसोस होता है कि मुंशी प्रेमचंद के साहित्य पर कहीं चर्चा ही नहीं है। जिस साहित्य ने समाज को तैयार किया कि वो एक दूसरे के खिलाफ हो रहे अन्याय को स्वीकार करे। आज एक बदले की भावना की बात उठ रही है। बदले की भावना से की जा रही राजनीति ने ही शूद्र समाज को, शोषित वंचित समाज को फिर से वहीं पहुंचा दिया है जहां से उनके शोषण की अंतहीन दास्ता शुरू हो सकती है। मेरी इस बात पर कोई मुझे चुप कराने की बात मत करना, क्योंकि लोग वैसे भी चुप हो जाना चाह रहे हैं, कोई बोलना नहीं चाह रहा है। किसके लिए बोले? सारे लोग ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं। सत्ता पे कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? राष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति कौन है? लोकसभा स्पीकर कौन है?
हैं कहीं ब्राह्मण पद पर। इसीलिए मैं कहता हूं कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का अंतर समझो। संविधान के नाम पर शपथ लेकर सत्ता में बैठने वालों और असली संविधानवादी, संविधान प्रेमी का अंतर समझो आप। अगर ये अंतर आप नहीं करेंगे तो आप मुहाने तक ला दिए गए हैं। मुगालते में मत रहिए कि अंदर हो जाएंगे, चले जाएंगे मुंह में और निकल नहीं पाएंगे। और इस मनुवाद के मुंह में डालने का काम आप ही के जात के धर्म के लोग करेंगे, उन्हीं के हाथों ये काम होगा। आज पता कर लीजिए कि जो जेलों में बंद हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है इस तरह की मान्यता का विरोध करने के कारण, उनकी जातियां क्या हैं? सबसे ज्यादा ब्राह्मण हैं उसमें। इस नाते जाति पर आप बात मत करिए, विचार और विचारधारा पर बात करिए। उम्मीद करता हूं कि दिमाग आपका साफ हो गया होगा। 99% का तो प्राकृतिक तौर से साफ है, मैं 1% लोगों के लिए इतनी बातें बोल रहा हूं। अब चलिए लौटते हैं और समझते हैं कि आखिर संविधान के लागू हो जाने के 70 वर्षों बाद शूद्र क्यों मनुवाद की तरफ खिंचा चला गया, जहां से उसके घर के अंधेरे का अनंत दौर शुरू हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण आपको मिलेगा एक पार्टी के विरोध में। अब आप ये मत समझिएगा कि मैं उस पार्टी का प्रचारक हूं, क्योंकि बहुत जल्दी से निष्कर्ष निकाल लेने से ना गड़बड़ निष्कर्ष निकल जाता है। पहले समझिएगा पूरी बात, फिर आपको जो मन करे निष्कर्ष निकालिए। पाठक कवि से ज्यादा तरह के अर्थ निकाल लेता है कविता का। यह है एक पार्टी जिसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस आजादी के समय सत्ता में आती है। इसकी विचारधारा क्या है? संविधान। उस समय एक संगठन है, ये बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी संदेह के एक संगठन है जिसका कॉन्सेप्ट है संविधान विरोधी यानी मनुवाद। ये मनुस्मृति की बात करता है कि हम मनुस्मृति के नियम लागू करेंगे, वर्ण व्यवस्था लागू करेंगे, जन्म आधारित व्यवस्था लागू करेंगे, जिसमें महिलाओं का काम घर के भीतर के काम करना, बच्चे पैदा करके उनको पालन पोषण करके स्वस्थ और स्वच्छ बना करके आगे भेजना। आप सुनते होंगे कि अक्सर आरएसएस के सरसंघ चालक लोग इस तरह से कहते भी रहते हैं। तो कांग्रेस ने संविधान का दामन पकड़ा। आरएसएस चाहता था कि संविधान न लागू हो, मनुस्मृति लागू हो। इसी को लेकर के कांग्रेस और आरएसएस में तनातनी चली, जिसकी कीमत दो नेताओं को सबसे ज्यादा चुकानी पड़ी। आप एक कार्टून देखे होंगे जिसमें महात्मा गांधी के 10 सिर हैं, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर जी भी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी भी हैं और सरदार पटेल जी भी हैं। लेकिन समय के साथ इन लोगों का विरोध संघ ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि संघ ने यह देखा कि इसका विरोध कांग्रेस से है और समय के साथ जो लोग बाबा साहब को मान रहे हैं, मानने को तो सब मानते हैं, लेकिन एक विशेष समाज के लोग उनको शुरू से ही मानते हैं, मानना भी चाहिए, उर्ड़ी ज्यादा है। उन्होंने देखा कि जो बाबा साहब को मान रहे हैं ये भी कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, ये भी कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। फिर कालांतर में इन्होंने देखा कि जो सरदार पटेल को मान रहे हैं ओबीसी समाज के लोग, अक्सर मैं देखता हूं, और आज मैं थोड़ा सा छिलनी करने वाली बातें करूंगा तो सुन लीजिएगा, सुननी पड़ेंगी आपको। सरदार पटेल साहब को मानने वाले, जो हमेशा एक बात चलती रहती है कि सरदार पटेल साहब को प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो ये होता वो होता। अरे सरदार पटेल साहब गृह मंत्री भी नहीं बनते ना, तब भी जो करना चाह रहे थे वो कर लेते। ये नेता इतने बड़े थे, इतने विराट थे, ये इनकी इतनी अपने में मान थी कि आप ये नहीं कह सकते कि उस पद पर होते तो ये करते। इन्होंने कर लिया जो उनको करना था और बहुत कुछ किया, देश इनका ऋणी है। तो सरदार पटेल साहब को मानने वाले, मैं यहां ओबीसी समुदाय की बात कर रहा हूं मुख्यतया,
इसका लेकिन अर्थ हर व्यक्ति से मत जोड़िएगा। कांग्रेस में बहुत से लोग हैं जो सरदार पटेल जी को मानते हैं और इसी नाते कांग्रेस को मानते हैं। बाबा साहब को भी मानने वाले बहुत से लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं और कांग्रेस को मानते हैं। तो उन लोगों को हटाकर मैं बात अभी कर रहा हूं। सरदार पटेल को मानने वाले ओबीसी, ये लोग भी कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। अब जरा देखिए, आजादी के समय कांग्रेस का विरोध कौन कर रहा? आरएसएस। लेकिन आजादी के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, शिक्षा की वजह से पहली सरकार ने स्कूल खोला, जागरूकता बढ़ाई, फिर इसके बाद हरित क्रांति आ गई, लोगों का पेट भरने लगा, लोग स्कूल में पढ़ने लगे, अपने अधिकार की मांग करने लगे। करना भी चाहिए था। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई बच्चा युवा हो जाता है तो सबसे पहले अपने माँ बाप से ही हक मांगता है। कांग्रेस सबकी माँ बाप है एक तरह से समझिए तो, संविधान के माध्यम से, सरकार के रूप में। अब यहां जो लोग सत्ता में बैठे हुए थे वो थोड़ा थोड़ा देना चाह रहे थे, और यहां इस वर्ग के समुदाय के भी नेता पैदा हो रहे थे। तो किसी भी पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए दूसरे नेता क्या करेंगे? दो तरह के विकल्प हैं। एक है कि विकास करके दिखाइए तो सत्ता में आएंगे, तब नहीं दिखाएंगे। दूसरा है कि जज्बात और भावना भड़काइए। तो जज्बात और भावना कैसे भड़केगी? या तो क्षेत्र के नाम पर, या धर्म के नाम पर, या जाति के नाम पर। धर्म के नाम पर तो ये पहले से ही भड़का रहे थे, लेकिन भड़का नहीं पा रहे थे क्योंकि महात्मा गांधी को लोग संत मानते थे। फिर इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण, इंदिरा गांधी ब्राह्मण, तो ये माना गया कि भाई ब्राह्मण तो यहां है, और वास्तव में समाज में ब्राह्मण जो धर्म का नेतृत्व करता वो यहां था। इस नाते ये चाहे धर्म के नाम पर कितना भी उकसाते थे समाज को, समाज कांग्रेस के खिलाफ धर्म के नाम पर नहीं हो रहा था। लेकिन अब जरा देखिएगा कि जब धर्म आएगा तो मनुस्मृति आएगी, क्योंकि धर्म का आधार हमारे मनुस्मृति है, और देश का इस समय की सत्ता का आधार संविधान है। ये लोग जब कांग्रेस का विरोध कर रहे थे 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, तो यहां इनके नेता, अब बाबा साहब को हटा दीजिए, पटेल साहब को हटा दीजिए, समुदाय रखिए, और इनके जो नेता हैं वो नेता कांग्रेस का विरोध करते करते ब्राह्मणों का विरोध कर रहे थे। जी हां, जातिवादी बातें भड़का रहे थे। और इस प्रकार ये सारे लोग संविधान में उनको क्या चाहिए ये भूलने लगे। बस ये देखने लगे कहीं कोई ब्राह्मण तो सत्ता में नहीं है, वहां ब्राह्मण बैठा है। जी हां, ग्रेजुएशन में हमने ये सब झेला है। ये तो मेरा अपना ऐसा स्वभाव है कि मुझे हर जात समुदाय के लोगों ने स्नेह प्यार दिया, लेकिन मैंने ये देखा कि उस समय लोगों के दिमाग में ये भरा हुआ था कि नहीं, अगर ये ब्राह्मण है तो खराब है। 90 के दशक की बात मैं कर रहा हूं। यानी जो लड़ाई संविधान के नाम पर होनी चाहिए थी वो लड़ाई जात के नाम पर की गई। क्यों? क्योंकि जातियों की गोलबंदी होगी तो वोट आसानी से मिलेगा। अब क्या वो पूरी तरह से गलत है? मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि जब समाज की संरचना जातिगत है तो नीचे के लोगों की लामबंदी करके उनको राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए ऐसा कोई उपाय अपनाया जा सकता है। लेकिन अगर ये बहुत देर तक चलता रहेगा तो उनके लिए भी विनाशक होगा और देश के लिए भी। यानी मैं ये मानता हूं कि 80% तो सही हुआ, लेकिन 20% अगर उसको नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो खराब हो जाएगा। अब इसी की देन है कि वो कहां जा रहा है ये तीर। अब ये सब लोग कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। जब सब लोग कांग्रेस का विरोध कर रहे थे तो आरएसएस में और इन लोगों में एक कॉमन फैक्टर निकला, कॉमन, सामान्य, ज्वाइंट, कि सब कांग्रेस की विरोधी हैं। इसी का लाभ उठाकर आरएसएस ने हर समुदाय के लोगों को शामिल किया। आप देखिए, राम मंदिर आंदोलन में सबसे बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले नेता सब ओबीसी हैं। सारे नेताओं को गिन लीजिए आप, या फिर दलित हैं। इनको दो बातें मिली। एक तो यह मिल गया कि ये भी कांग्रेस का विरोधी, हम भी कांग्रेस के विरोधी। दूसरा ये लगा कि कांग्रेस में तो ब्राह्मण बैठे हैं, यहां वाले तो क्या है, जी लगाते हैं नाम के पीछे। आप जान ही नहीं पाएंगे कौन बैठे हैं, जी हैं सब। ये कभी समाज सुधार के लिए आंदोलन करने वाला संस्था या संगठन नहीं रहा है, न इसका कहीं कोई लिखा छपा हुआ उद्देश्य है कि आप समझ पाएं कि क्या इनका मकसद है। तो जब इन्होंने देखा
कि ये लोग हमारे तरफ आ रहे हैं, तब इन्होंने इनको मानना शुरू कर दिया। सबसे पहले इनको मानना शुरू कर दिया। तब आप देखिएगा 1946-47 में एक लेख छपा है जिसमें महात्मा गांधी को रावण के रूप में दिखाया गया है और उनके 10 सिरों में सबसे जो नजदीक का सिर है वो सरदार पटेल है। डॉक्टर अंबेडकर जी भी हैं, बाबा साहब भी हैं। लेकिन अब जब इनको लगा कि इस समाज से कांग्रेस का विरोध पैदा हो रहा है, तो फौरन इन्होंने पटेल साहब की तारीफ शुरू कर दी। अब आरएसएस के तरफ ओबीसी का झुकाव होने लगा। अगर आप गिनेंगे तो कांग्रेसी ब्राह्मण इधर नहीं गए हैं। ब्राह्मण 2 वर्ग में बंट गया था आजादी की लड़ाई के तुरंत बाद, क्या पहले से बटा था? महादेव गोविंद रानाडे जी का पता लगा लीजिए और ज्योतिबा फुले के संबंध पता कर लीजिए। ऐसे ही ज्योतिबा फुले का संबंध ईश्वरचंद विद्यासागर, ये भी ब्राह्मण है, इनसे देख लीजिए। तो एक ब्राह्मणों का एक तबका जो परंपरावादी था, फुले जी उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन जो न्यायवादी था, जो तर्कवादी था, ब्राह्मणों का जो हिस्सा, वो इनके साथ था। तो कांग्रेस की गलती क्या थी? कांग्रेस को लोग समझते हैं ब्राह्मणों की पार्टी। आप गलत फहमी में हैं। आपको मैं सैकड़ों ब्राह्मण दिखा दूंगा जिनको कांग्रेस में जगह नहीं मिल सकती। मुझे ले चले नहीं जगह मिलेगी। आप में से तमाम लोगों को लगता है तो कांग्रेस में जाने वाले, जगह कहां खाली है? आजादी के पहले से जो नेता वहां कब्जा जमाए हुए हैं, उन्हीं को वहां जगह मिलती है। हां, संयोग से वो सब ब्राह्मण थे या जमींदार घरानों के राजपूत हैं। लेकिन आपने तो उनका जाति के आधार पर विरोध किया। अरे अगर इतने सारे ब्राह्मण उसमें रहते तो मायावती जी के एक पुकार पर सारे ब्राह्मण उनकी तरफ हो गए होते। अखिलेश यादव की सरकार में बहुत सारे ब्राह्मण शामिल हो गए थे। और फिर बीजेपी में क्यों चले गए इतनी जल्दी से ब्राह्मण? क्योंकि जिस प्रकार ये एससी और ओबीसी गए, वैसे ही ब्राह्मण भी यहां नहीं जगह पा रहे थे। पदों पर थे लेकिन राजनीति में यहां जगह नहीं मिल रही थी। सारा जगह ब्लॉक। आज भी देखिए इनके हर जगह क्षेत्रीय नेता या स्थानीय नेता या ऊपर के नेता देखेंगे, सब 4-5 पीढ़ी से नेता हैं। वहां जगह खाली ही नहीं होती है। प्रमोद तिवारी जी के इलाके में जाइए, कोई दूसरा वो पैदा नहीं हो सकता। और मैं दबे जुबान कह दे रहा हूं, दूसरी पार्टियों के भी, दूसरी जातियों के नेता भी अपने जाति में कोई और नेता पैदा नहीं होने दे रहे हैं। समर्थक पैदा हो, नेता नहीं। ये ध्यान दीजिएगा। तो ये राजनीति की कड़वी सच्चाई है। तो संघ ने क्या किया? फौरन इनकी तारीफ शुरू की सरदार पटेल की। आप लोग थोड़ा रिसर्च करिए। मैं चाहूंगा कि इस पर लक्ष्मण यादव जी रिसर्च करें, प्रोफेसर रतनलाल जी थोड़ा रिसर्च करें। उन लोगों के पास संसाधन और क्षमता मेरे से अधिक है। मेरा तो कानून विषय है, मैं एक सामान्य प्रज्ञा से सब बातें बता रहा हूं। और पता लगा ले कि आरएसएस कब से पटेल साहब को अपनाया। जब इस समाज के लोगों ने कांग्रेस का विरोध शुरू किया। कांग्रेस का विरोध शुरू से कर रहे हैं और यहां लगा दिया सबके नाम के पीछे जी। तो आपको तो पता ही नहीं है कि ये कौन जी हैं, वो कौन जी हैं। और आप उतने ही सामाजिक सुधार को सही मान लिए जो व्यक्ति के स्तर पर सुधार हुआ। व्यक्ति के स्तर पर सुधार होना और विचारधारा में सुधार होना, दोनों में अंतर है। व्यक्ति के स्तर पर सुधार क्या है कि मेरे साथ मेरी आपसे दोस्ती है तो मैं आपसे खूब अच्छे से रह रहा हूं, लेकिन मैं आपकी जाति से अनावश्यक नफरत करूं। तमाम ऐसे लोगों को देखिएगा, सबके घर परिवार में है कि मान लेता हूं कि वो ब्राह्मण है, उसके 2 मुसलमान मित्र बहुत घनिष्ठ हैं, लेकिन वो मुसलमानों से बहुत नफरत करता है। यानी जो उसके मित्र हैं वो मुसलमान हैं लेकिन उनसे नहीं नफरत कर रहा है, शेष वो बिना किसी कारण के सारे मुसलमानों से नफरत करता है। अब वो दोनों मुसलमान इस बात को जान ही नहीं पाएंगे कि ये नफरत करता है, या जान के शायद वो भी उसी प्रवृत्ति के हों। मैंने देखा है लोगों को, दलितों से बहुत नफरत करने वाला ब्राह्मण है, लेकिन उसके 2 दलित दोस्त बहुत अच्छे हैं, बस वो 2 ही हैं, और उनसे वो खूब दिन रात बात करता है, साथ में वो दारू पी लेता है, सब कुछ करता है, लेकिन शेष उसके दिमाग में दलितों को लेकर गलत विचार है। अब यहां दलित की जगह ब्राह्मण रख लीजिए, ब्राह्मण की जगह यादव रख लीजिए, यादव की जगह चमार रख लीजिए, चमार की जगह भूमिहार रख लीजिए, जो चाहिए रख लीजिए। लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं। तो वहां जी लग गया। अब आप अकेले वहां गए, आपको बड़ी खुशी मिली। हम तो भाई देखिए, हमको जी आप कह रहे हैं, अब तक तो कोई नहीं कहा था।
समझ भी नहीं पाए कि भाई ये जी आप वहां जाने पर, वहां जुड़ने पर कह रहे हैं, वो गांवों में सब लोग एक दूसरे को जी आप कहें टाइटल छोड़ दें, इसके लिए अभियान क्यों नहीं चला रहे हैं? क्योंकि उनको चलाना ही नहीं है, अभी अपनी तरफ ले आना है जिससे ये कमजोर हो जाए। मैं उस नेता का नाम बताऊंगा जो इस चाल को भांप गया था। एक ही नेता वो है भारत में, और इसी नाते वही जेल में रखा गया है सबसे लंबे समय तक, और वो ओबीसी नेता है, और तब जेल में रखा गया है जब प्रधानमंत्री ओबीसी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लालू प्रसाद यादव जी की। आप देख लीजिएगा, जब आरएसएस ने इन लोगों को लिया और बहुत सारे इलाकों में दलितों को भी अपने तरफ ले लिया, ये सब लोग कांग्रेस, आज भी ये लोग कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। अभी भी जब इसके राजनीतिक दल बीजेपी के विरोध की बात आ रही है तो ये लोग हां इसका विरोध को इसका भी करो, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, अभी इसी का नहीं कर पाओगे। अगर ये केवल बंद कर दी जाए तो इसका विरोध नहीं कर पाओगे। जानते हो क्यों नहीं कर पाओगे आप? पार्टियां गिन लेना उंगली पे, हर जात की पार्टी है। ये कितना भी मूल निवासी, बहुजन लगाते रहिए नारा, क्यों? केवल ब्राह्मण ही भेदभाव करता है? धोबी चमार घर खाना खाएगा? शादी करेगा अपनी बेटी बेटा की? नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये गंदगी ब्राह्मणों ने लाई या ब्राह्मणों में है। जब तुम जान गए कि गंदगी इनकी लाई हुई है तो इनका विरोध करने से पहले अपने में सुधर तो जाओ, लेकिन नहीं सुधरेंगे। और इसी नाते हर जाति के अपने नेता हैं और उनकी जाति का अपना वोट वो जहां रहेंगे वहां चला जाता है। इस तरह का जातिवाद फैल गया, और ये जातिवाद ब्राह्मणों के विरोध में फैला, और यही ब्राह्मणवाद है। तुम ब्राह्मण का विरोध करके ब्राह्मणवाद फैला रहे हो, फैलाओ। कागज पे लिख कर गिन लो 85%। अभी मैं बताऊंगा कि इसका समाधान क्या है, मैं बताऊंगा। मैं शिक्षक हूं, जाति से जन्म से ब्राह्मण हूं और कर्म भी ब्राह्मण का कर रहा हूं। और शुद्ध, ईमानदार, न्यायप्रिय होना चाहिए व्यक्ति को, मुझसे अन्याय बर्दाश्त ही नहीं हो सकता। 85% का आप नारा लगाएंगे, लगाइए ना। अभी देखिए मुसलमानों के खिलाफ जो लिंचिंग के घटनाएं घटी हैं, किस जात के लोगों ने लिंचिंग की है? क्षत्रियों ने, ब्राह्मणों ने, सवर्णों ने? एक भी नहीं। गिनिए, सारी घटनाएं ओबीसी और दलित लोगों ने की है। आज का आज अगर ब्राह्मण समाज मुसलमानों से हाथ मिला ले, वो सब चले आएंगे, सब लोग आ जाएंगे, क्योंकि आपके साथ वो 30 वर्षों से हैं और आप फिर भी उन पर लाठी चलाए। जब प्रधानमंत्री ओबीसी, भारत में केवल एक राज्य पश्चिम बंगाल को छोड़िए किसी राज्य का मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं है, फिर भी ब्राह्मण सब कर रहा है। तो अगर ब्राह्मण इतना कर ले रहा है तो फिर तो उससे पराजित ही होकर रहो, पैर छुओ उसका। फिर तो उससे साबित हो गया कि धरती का जीता हुआ व्यक्ति है। अरे कभी अपने पर भी मूल्यांकन होना चाहिए। आगे चलिए, 85% का नारा लगा रहे हो आप, तो इसमें आप अनुप्रिया पटेल को भी तो गिनते होंगे ना, और उनकी जाति वाले जो उनके नाम पर वोट देते हैं। संजय निषाद को भी गिन लेते होंगे, मुकेश साहनी को भी गिनते होंगे, जीतन राम मांझी को भी गिनते होंगे, रामदास अठावले को भी गिनते होंगे। गिनते हैं ना सबको। रामविलास पासवान को भी गिनते होंगे। जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बाद तीसरी शक्ति जब बनकर के बिहार की राजनीति में, विधानसभा में 2006 में आए थे, सरकार ही नहीं बनने दी दोनों में से किसी की। इन दोनों ही ओबीसी पार्टियों की सरकार नहीं बनने दिया था उन्होंने। 2007 में फिर चुनाव हुआ, उनकी पार्टी तब रसातल में चली गई, और उसके बाद वो या तो कांग्रेस या बीजेपी। तो ऐसी कौन सी सीमेंट ला दी जाएगी कि 85 एक हो जाएंगे? इस नाते नारा ही गलत है। नारा एक है, संविधानवाद, संविधान। अब कहोगे पहचानेंगे कैसे? तो थोड़ी विकसित हो जाइए ना। पूछिए, प्रोफेसर रतनलाल जी पहचान जाएंगे, लक्ष्मण यादव जी पहचान जाएंगे। दो, कम से कम 2 मैं दिखा दे रहा हूं, उससे तो बहुत सारे लोग हैं। मैं मेश्राम जी को भी सुनता रहता हूं, पहचान जाएंगे। तो आप पूछिए, नहीं तो लालू प्रसाद यादव जी से पूछिए कि वो भी पहचान जाएंगे। आखिर वो कैसे पहचान गए?
वही एकमात्र नेता हैं जो कांग्रेस के विरोध की राजनीति करने के बाद भी हमेशा से कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस को अपने साथ रखे, कांग्रेस के साथ खुद हैं। वो कभी यहां से इधर नहीं चले गए और इसी नाते वो जेल में है। लालू प्रसाद यादव जेल में क्यों हैं? इसका कारण यही है। तो शूद्र मनुवाद के मुहाने पर क्यों चला गया? क्योंकि कांग्रेस का अंध विरोध किया, जिसका विरोधी सबसे बड़ा आरएसएस था। और जब आरएसएस को दिखा कि ये लोग उसके साथ हो सकते हैं तो इन्होंने इनको अपने साथ लिया। और दुर्भाग्यपूर्ण बात देखिए, या आप जो इसको चाहिए कह लीजिए, ये लोग आरएसएस की तरफ तब गए हैं जब ये 1990 से राजनीति में है। सोचिए, 1990 से भारत की राजनीति उत्तर भारत की किसके हाथ में है? एससी एसटी ओबीसी के हाथ में, एससी और ओबीसी के हाथ में है। और इनका सबसे प्रमुख समर्थक कौन है? मुसलमान। और तब इधर नाम के पीछे जी लगाकर इन्होंने लाठी पकड़ाई, मारो मुसलमानों को। 85 में से 18% तो तुम पहले से ही बाहर कर लिए हो। तभी वो कभी आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हैं, कभी कांग्रेस की तरफ जाते हैं। वो किसी पार्टी को वोट नहीं देते हैं, जो इनको हरा सके उनको देते हैं। आई बात समझ में? तो आप तो समझ ही नहीं पा रहे हो कि विरोध किसका करना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि संविधानवाद पे चलो। जब तक संविधान नहीं पकड़ेंगे आप, तब तक आप यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यही वो दवा है जो यहां से बाहर निकालेगी, या दूर ले जाएगी, या दूर रखेगी, बचा के रखेगी। सबसे ज्यादा इस समय, मैं नहीं कह रहा हूं कि भक्ति मत करिए, खूब करिए। हर चौराहे पर मूर्ति लगा करके जो डीजे बजाने वाले लोग हैं, किस जात के हैं? ब्राह्मण हैं? एक भी नहीं है। 12 मौसम अबीर उड़ा उड़ा के जो भांग पी के नाच रहे हैं लोग, क्योंकि धर्म मिल गया ना इनको। पहले तो था नहीं इनके पास, अब भगवान इनको मिल गए। तो भगवान मिल गए तो संविधान भूल गए, संविधान भूल गए तो स्कूल भूल गए, और जब स्कूल भूल गए तो फिर अब इनको टीका लगाकर, टीका ऐसे लगाया जाएगा और यहीं ढकेल दिया जाएगा। अब ये बात तो मैं बहुत क्रांतिकारी बोल रहा हूं, दोनों समाज बुरा मानेगा। जिसको जगाने के लिए कह रहा हूं, और जिसको नहीं, किसी जाति वर्ग को मैं नहीं जगा रहा हूं, मैं जगा रहा हूं सबको। लेकिन इस जाति वर्ग के लोगों को मैं संबोधित इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जाति वर्ग के आधार पर ही लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। इस नाते ही संबोधन इनको मैं कर रहा हूं। भारत की महिलाएं, उनको तो समझ ही नहीं है कि जो ये आजादी मिली है कितनी लड़ाई से, किसकी वजह से मिली है। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि एंटी रोमियो स्क्वाड बना करके पार्क में बैठे उनके प्रेमियों को पीटा गया, बलात्कारियों को तो कुर्सी पर बैठा दिया गया है सत्ता में। लेकिन इनको समझ में नहीं आता। तो धीरे धीरे सबकी आंख खुलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि वीडियो से आपका ज्ञान खुलेगा, आपकी आंख खुलेगी, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। धन्यवाद।